हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। और ये चैप्टर के 18 इयर्स के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। हर लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन अलॉन्ग विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन, और क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके का स्टेटमेंट यूपीएससी रिपीट करता है, तो ये सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके करवा रहे हैं। तो चलिए फिर एक एक करके शुरू करते हैं। ये है हमारा तीसरा लेक्चर, और अगर आपने पहला दूसरा नहीं देखे तो आप जरूर ये प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लेक्चर भी डाल दूंगा, ठीक है, पिछले लेक्चर भी डाल दूंगा, ठीक है गाइस। सो आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन, सो टुडे इज क्वेश्चन नंबर 21। हम कहाँ तक जा रहे हैं? तो वी हैव रीच अप टू क्वेश्चन नंबर 21 गाइस। ओके, सो यहाँ सवाल क्या है, देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलोइड। इन दिया गया में से कौन सा मेटलोइड है? व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ मेटलोइड। ठीक है, मुझे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल डालना चाहिए था, बट स्टिल मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ लिख देना, ठीक है। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। सो आई होप आप सब ने ये सब जानते होंगे, ठीक है। कैप्टन सिंह जर्मनी से पाबंदी, ठीक है। उसका बाद आता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकारी। उसका बाद आपका आता है ओल्ड स्टाइल से तेरी फोटो, राइट। फिर कल बाहर आई आंटी। तो बेटा अगर हम यहाँ चेक करें हर एक एलिमेंट का, अगर ऐसे चला जाए, देखो, बॉम्बे साइड गेटिंग एस सेटबैक टीम 80। तो यहाँ अगर देखेंगे बेटा, सो दिस आर दी एलिमेंट्स जो किस कैटेगरी में गिना जाता है? मेटलोइड की कैटेगरी में गिना जाता है। दे आर कॉल्ड एज मेटलोइड्स। इन सारे एलिमेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? मेटलोइड्स के नाम से जानते हैं। बॉम्बे साइड गेटिंग एस सेटबैक टीम 80, ये मेरा ट्रिक्स है इनको याद रखने की तरीका, ठीक है। तो अब देखते हैं फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस ये नहीं है। उसका बाद एल्यूमिनियम, ये भी नहीं है। देन उसका बाद बॉम्बे साइड गेटिंग एस आर्सेनिक। सो आर्सेनिक इज अवेलेबल, ओके। एंड पोलोनियम कई सारे बुक में दिया रहेगा पोलोनियम है, बट पोलोनियम इज नॉट करेक्ट आंसर, ओके। सो इन प्लेस ऑफ पोलोनियम इट इज एसिटाइन। पोलोनियम इज मेटालिक इन नेचर, ठीक है बेटा। सो आई हैव क्लियर। सो आपकी सही उत्तर होगा आर्सेनिक। योर करेक्ट आंसर इज आर्सेनिक। ऑलराइट, सो आई हैव इट इज क्लियर नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, एनालिसिस सो दैट ए बाइनरी कंपाउंड। बेटा व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड? बाइनरी कंपाउंड मतलब जो दो एलिमेंट से बने हो, ठीक है। दो कंपाउंड दैट इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स। सो बाइनरी कंपाउंड, दो बाइनरी कंपाउंड कौन सा? एक्स, ओके। सो क्या कह रहे हैं? बाइनरी कंपाउंड एक्स एंड वाई, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड एक्स एंड वन। पर हमें क्या कह रहा है कि एटॉमिक मास, एक्स का एटॉमिक मास कितना दिया गया बेटा? 10। एंड वाई का एटॉमिक मास दिया गया कितना? एटॉमिक मास इज, ठीक है। सो एटॉमिक मास इज 20। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ओके। देन अब आती है क्या नेक्स्ट सिस्टम में, देखो, y contains 50% of x। y contain 50% of x। what does it means? इसका मतलब ये पूरा कंपाउंड को हमें क्या मानना होगा बेटा? 100% मानना होगा, हाँ या ना? ठीक है, क्या मानना होगा? 100%। अगर 100% है तो आप देख लो क्या कह दिया कि ना, y जो है ये x का 50% है ना। y एटॉमिक मास 20 कंटेन्स 50% ऑफ x, x का 50%, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये क्या होगा? 50% दोनों 50% होंगे, मतलब क्या? 50%। सो y आपका 50 ग्राम होंगे, ठीक है। यानी 100% को हम क्या मान सकते हैं? 100 ग्राम, ठीक है। तो x भी इसका मतलब क्या होगा? x भी कितना होगा? 100 ग्राम होंगे, ठीक है। x कितना ग्राम होंगे बेटा? सो इट इज ऑल्सो 50 ग्राम, ठीक है। ये 50 ग्राम, ये 50 ग्राम। सो अगर ये 50 ग्राम है
तो हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या बोला, कंटेंट्स, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, हमें क्या ढूंढना है बेटा, अब फॉर्मूला ढूंढना है। सो फॉर्मूला ढूंढने के लिए तरीका, सबसे आसान तरीका आपको मोल्स निकालना है, ठीक है। सो एक्स का कितना बेटा, इट इज 50, दैट इज गिवन मास इज 50 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज 10। उसी तरह y का गिवन मास कितना है बेटा, इट इज ऑल्सो 50 एंड मॉलिक्यूलर मास इज 20। सो क्या हो रहा है बेटा, इट इज 5, तो 0 0, सो इट इज 2.5। तो अब हमारा काम है, सिंस ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो में नहीं है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करते हैं। तो x एंड y, x आपको कितना मिला 5 और y कितना मिला बेटा 2.5। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम 2.5 से डिवाइड करते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2.5। सो 2.5 इसका 1 वैल्यू आ गया और इसका आ गया बेटा 2। तो इसका मतलब x कितने टाइम्स है, x इज 2 टाइम्स एंड y कितने टाइम्स है, y is कितने टाइम बेटा, y is 1 टाइम। सो योर करेक्ट फॉर्मूला शुड बी x2 y1, योर करेक्ट फॉर्मूला शुड बी x2 y1। क्लियर है बेटा, आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन यू आर हैविंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। क्या कह रहा है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, अमोंग द फॉलोइंग एलिमेंट, ठीक है। सो अब देखते हैं, यहां पर आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी वी नो अलोंग द पीरियड बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, ठीक है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, ठीक है। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैं अगर देखता हूं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से होता है। तो अगर मैं इस तरफ से करना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा और अलोंग द पीरियड बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा है, देखो एलिमेंट फ्लोरीन है, ओके फ्लोरीन है, उसके बाद अपना ऑक्सीजन है, उसके बाद अपना नाइट्रोजन है एंड देन कार्बन है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर देखें तो इसका मतलब ये तीनों का लगातार है, कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। So what is the correct answer then? The correct answer will be option number D, that is carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. So ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना। Along the period इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। और उसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होना चाहिए इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which one of the following mixture is homogeneous? homogeneous मतलब क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब अच्छी तरीके से घुल जाना चाहिए। जैसे आप क्या करते हो, नमक एक गिलास पानी में घुल देते हो, तो किसी को आप एक बूंद पिलाओ या किसी को पूरा गिलास के नमक पिलाओ, उसका जो टेस्ट है इट इज गोइंग टू बी सेम। जो टेस्ट है कैसे होने वाला है, एज मतलब सेम होने वाला है, चाहे आप एक बूंद पिए चाहे पूरा ग्लास पिए। ऑलराइट, सो ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। सो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा तो आपका क्या होगा, डेंसिटी भी एक ही जैसा होगा, डेंसिटी भी बेटा क्या होगा, एक ही जैसा होगा। समझ गए बेटा। सो स्टार्च एंड शुगर तो आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बात मेटानॉल में क्या, देखो मेटानॉल CH3OH, यहां पर हाइड्रोजन है एंड वाटर OH है, ठीक है बेटा। सो H है, सो यहाँ क्या होगा, डेल्टा निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इतना बेसिक्स पता होना चाहिए बेटा। CH3O नेगेटिव, ये क्या होगा, डेल्टा निगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच लेता है, और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। उसी तरह यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा निगेटिव। अब देखो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। समझ गए ना आप लोग, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट फॉर्म्स, ये क्या बनाता है, इंटरमोलिकुलर, क्या बनाता है बेटा, ये इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग तैयार करता है
तो इसी के वजह से ये क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने की वजह से आपको होमोजेनियस सॉल्यूशन देता है या होमोजेनियस मिक्सचर देता है आपको। ओके, समझे? सो आई बेटा क्लियर है? सो आपका सही उत्तर है यहाँ पर मिथेनॉल एंड वाटर। सो ग्रेफाइट एंड चारकोल भी नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी नहीं होगा। समझ गए बेटा? सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि which one of the following laws explain the formation of carbon monoxide and carbon dioxide from carbon and oxygen। तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, ये सब काफी आसान चीज है। देखो क्या कहता है कि सेम एलिमेंट, ठीक है, कंपाउंड बना देता है। जैसे ये क्या बना रहा है, कार्बन में HCO और आपका क्या बना रहा है, CO2। ये किस लॉ के तहत होता है? दिस इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, MULTIPLE, मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब क्या, कोई दो एलिमेंट अलग अलग तरीके से कंबाइन होके, कोई दो एलिमेंट अलग अलग तरीके से कंबाइन होके ये क्या बना सकता है, अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। समझ गए बेटा? सो ये आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। उसी तरह ऐसे है, अगर आप देखते हो बेटा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो कहीं कंपाउंड बना सकता है, NO बना सकता है, N2O बन सकता है, ठीक है, NO2 बन सकता है, और भी N2O4, N2O5 कई तरह का बना सकता है। बेटा ये सारे तमाम बातें आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज द करेक्ट आंसर, और मैंने एक एग्जांपल भी वहां पर नोट किया, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग is the valence electronic configuration of NH2 NP3 found? क्या है बेटा, यहाँ पर NH2 NP3 found, ठीक है। कौन सा आ रहा है बेटा, NH2 NH2 NP3 found। तो ये कैसे आएगा बेटा? सो अगर आप देखोगे कार्बन का क्या होता है, इट इज 1s2 2s2 2p2, 6। सो ये क्या होगा, NH2 NP2। सो ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन का देखो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। देन उसका बाद नाइट्रोजन का क्या होगा बेटा, देखो 1s2 2s2 2p3। सो हमारा क्या ऑप्शन था, ये N है, ये N है, इसका मतलब NH2 NP3। सो द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन आपको देख के पता होना चाहिए, बट आई एम थिंकिंग दैट सिंस यू आर स्टूडेंट यू आर प्रिपेयरिंग, कई सारे लोगों को पता नहीं हो सकता, इसलिए मैं ये सब एक एक करके करा रहा हूँ, ठीक है। सो वैसे तो आप लोगों को देख के पता होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम। एक बात आपको पता होना चाहिए बेटा, हमेशा मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट कब बराबर होते हैं? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट तब बराबर होता है जब n फैक्टर क्या हो, 1 हो। जब n फैक्टर क्या हो बेटा, 1 हो, ठीक है। जैसे यहाँ का n फैक्टर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना होगा, 2। तो आपको पता था पहले से H2SO4 का 98 का आधा कितना होता है भाई, 49 होता है, ठीक है। KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, सो जो भी मोलिकुलर मास होगा डिवाइडेड बाई 7 होगा, समझे। देन उसके बाद H2C2O4, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। सो ऑक्सैलिक एसिड का बेटा क्या रहेगा, हाँ, इट इज ऑल्सो 90। सो 90 अपन 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2, सो ये कितना मिलने जा रहा है आपको, 45 मिलने जा रहा है। लेकिन जब NaOH की बात करेंगे, यहाँ पर ओनली 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, सॉरी ओनली 1 रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। सो एक ही रिप्लेसेबल है, इसका मतलब इसका n फैक्टर 1। सो अगर मोलिकुलर मास, अगर इनका मोलिकुलर वेट क्या है, इज इक्वल टू m है, देयरफॉर हम इक्विवेलेंट मास क्या कर सकते हैं बेटा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट दैट इज m डिवाइडेड बाय n फैक्टर 1। देयरफॉर आपकी आंसर क्या होना चाहिए बेटा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, मॉलिक्यूलर वेट होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा, क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो वैसे
इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है समझाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज रटना पड़ेगा। तो एक चीज मैं कह सकता हूँ, एमोर्फस सॉलिड कभी भी क्रिस्टलाइन तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम आराम से हटा सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो ये रबर एमोर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। ग्लास एमोर्फस सॉलिड, तो ये नहीं होगा। पोलिटीन एमोर्फस सॉलिड होता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। देन यहाँ पर निकल, मैंगनीज, ये सारे मेटल क्या रहता है, ये तो दे स्टे इन नॉर्मल मेटेलिक फॉर्म, ठीक है। सो ये भी नहीं हो सकता। देयरफॉर जो आयोडीन है, सल्फर है, H2O आपको मालूम है वाटर क्रिस्टल कब बनता है, इन आइस फॉर्म, बर्फ की फॉर्म में, इन सॉलिड स्टेट, ठीक है ना बेटा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। सो अगर क्लियर है तो काफी अच्छी बात है, समझ गए ना। सो ये सारे तमाम बातें आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ठीक है। तो 28 हो गया। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स आर करेक्ट, ठीक है बेटा। सिंपल काम है, आपको याद रखना। आइसोटोप्स मतलब क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, सॉरी सेम एटॉमिक नंबर सेम है, बात मास नंबर क्या होगा बेटा, अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप यहां देखो, सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, एक प्रोटियम, ठीक है, एक ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम। सो देखो एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर विल बी व्हाट, डिफरेंट। एक, इसका 2, इसका 3, मास नंबर विल बी डिफरेंट। देन व्हाट अबाउट आइसोबार्स मतलब वैसा स्पेसिस जिसका मास नंबर क्या हो, सेम हो, बट एटॉमिक नंबर अलग हो। आप जानते हो कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, आर्गन का 18 होता है, जबकि दोनों के मास नंबर सेम होता है बेटा, 40 एंड 40। अलग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट सेम मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम है, ठीक है बेटा। सो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन वर्कआउट करते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स हैव सेम मास नंबर, आइसोटोप्स हैव सेम मास नंबर। क्या ये बात सही है, बिल्कुल गलत बात है। सो 1 जहां जहां होगा सारे निकाल दो, 1 इधर है निकाल दो, बोट 1 है निकाल दो, देन ठीक है 1 है, देन उसके बाद 2। आइसोबार्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स के पास क्या होती है बेटा, सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। क्या ये बात सही है, गलत बात है। आइसोबार के एटॉमिक नंबर अलग होते हैं बट मास नंबर सेम होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ये गलत है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी बिकम करेक्ट बाय डिफॉल्ट। ऑलराइट बेटा, ये सारी तमाम बातें क्लियर, ओके ओके। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज what is the number of water molecules present in a tiny drop of water। ठीक है, एक टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर की वॉल्यूम उन्होंने दिया है, जिसका वॉल्यूम कितना दिया है बेटा, टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर की वॉल्यूम 0.0018 ml, ठीक है। सो यहां से अब हमें मोल्स निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जब नंबर पूछा तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देखो बेटा, मास है ना, गिव्स यू क्या, मास से मोल्स निकाल सकते हो, मोल से आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है। सो यह क्या क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सो वाटर मॉलिक्यूल पूछा है, तो अभी ना हमें मास पता है, ना हमें मोल पता है, ना हमें मॉलिक्यूल्स पता है। सो निकाले कैसे फिर, ठीक है। सो इसको निकालने के लिए बेटा सिंपल तरीका आपको पता होना चाहिए, एक चीज, डेंसिटी ऑफ वाटर। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। आप क्या कह सकते हो, 1 ग्राम पर ml कह सकते हो, ठीक है। सो इसका ट्रूथ है, सो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम। सो डेंसिटी मेरा कितना है बेटा, 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास कितना होने वाला बेटा, मास बेटा 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 मास कितना होने वाला रे, मास 0.018, सॉरी मास कह रहा वॉल्यूम 0.018 ml, ठीक है, ml पर ओके ग्राम, हाँ ml। सो ml और ml कट जाएंगे तो मास इज इक्वल तो आपका कितना रहने वाला है, 0.018 ग्राम, ठीक है। मास कितना रहने वाला है, 0.018 ग्राम, ठीक है। मास क्या रहने वाला है, 0.018 ग्राम, ठीक है बेटा, ओके। नहीं और एक जीरो बाकी है ना, 0.018 ग्राम, ठीक है बेटा। सो मास मिला, अगर मास मिला तो ऑलरेडी मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, अगर कल की वीडियो देखा हो तो मास इज इक्वल टू, सॉरी
मास अगर पता है सो मोल्स इज इक्वल तो अपन क्या करते हैं बेटा, हाँ, मोल्स इज इक्वल टू जीएम अपन एमएम करते हैं या नहीं, ठीक है। सो गिवन मास बेटा कितना है अपना 0.0018 और मोलिकुलर मास कितना है बेटा 18। सो अगर इसको करें 1 2 3 4, मैं अगर इसको कैंसिल भी करना चाहूंगा तो कितना 18/1 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब 18 1, सो 1 इंटू ये 10⁻⁴ नीचे में था, अब ऊपर आएगा तो क्या होगा बेटा -4, ठीक है। सो इतना मोल मिला हमें, इतना मोल मिल गया हमें। तो अगर मोल मिला, मास कितना था बेटा, मास अभी मिला हमें 0.0018 ग्राम। अब इतना ग्राम का मोल्स कितना होता है बेटा 1 × 10⁻⁻⁴ मोल। अब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे फिर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, सो ये इसका मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी हाउ मेनी रे बेटा, मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल्स एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है बेटा। सो मोल्स कितना है रे, मोल्स इज 10⁻⁻⁴ इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। सो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 6.022 इंटू 10⁻23 से 4 गया तो कितना 10⁻⁻19 होगा, ठीक है बेटा 10⁻⁻19। तो उस हिसाब से आपके आंसर, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सो आई थिंक दिस वाज द ऑप्शन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। सो आई होप सारे तमाम बातें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर हुआ तो आप लोगों से मैं विदाई लेना चाहूंगा। अब उससे पहले तो अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छा लगता हो तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना जरूर ना भूलना, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है बेटा। सो अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो केमिस्ट्री के बारे में या करियर के बारे में डिस्कस करना चाहते हो तो जरूर आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल को सकते हैं, मुझे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर छपुट चकमा हैंडल पे, ठीक है। सो इतना कहने के बाद मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिएगा। ये क्या करना है कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपडेटेड रहना और जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।